Press the bell icon on YouTube and don't miss another update. पॉलिटिकल अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। आज जिन 3 खबरों की पॉलिटिकल अड्डा में हम बात करने वाले हैं उसमें सबसे पहली खबर है पाकिस्तान और भारत के संबंधों की बात। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने सुषमा स्वराज को लेकर एक आपत्तिजनक बयान दिया। जो उम्मीदें जगती हैं पाकिस्तान और भारत के संबंधों में, जैसा करतारपुर कॉरिडोर से हुआ, उसके बाद जो बयानबाजी होती है, जो घटनाक्रम होता है, उससे वो उम्मीद खत्म हो जाती है और ऐसा ही एक बार फिर होता दिखाई दे रहा है। इसकी बात करेंगे। इसके बाद बात करेंगे जीडीपी के नए जारी किए गए आंकड़े, जो पीछे से जारी किए गए हैं, यानी पीछे जाकर उनको जारी किया गया है आंकड़ों को, यानी यूपीए सरकार के कार्यकाल के दौरान जीडीपी के आंकड़ों को कम कर दिया गया है। इसको लेकर राजनीति हो रही है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों बयानबाजी कर रहे हैं। पी चिदम्बरम, अरुण जेटली दोनों बयान दे रहे हैं। इसके क्या मायने हैं, इससे क्या प्रभाव पड़ेगा देश की अर्थव्यवस्था पर और उसकी छवि पर, क्रेडिबिलिटी पर, इसकी बात करेंगे। और आखिर में बात करेंगे किसान की। देश का किसान परेशान है। दिल्ली में पहुंचे थे किसान, बड़ी संख्या में 200 संगठनों से जुड़े हुए किसान दिल्ली आए थे। कल दिल्ली में थे, आज यहां पर थे। आखिर में उनके कार्यक्रम में पहुंचे, उनके प्रदर्शन में हिस्सा लेने के लिए कई बड़े नेता, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, फारूक अब्दुल्ला, शरद पवार, ये तमाम नेता पहुंचे, अपनी राजनीति चमकाई। लेकिन किसान की स्थिति क्या बदलने वाली है? क्या उसे कोई समाधान मिल पाया? क्या है उनकी स्थिति जमीन पर? इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान और भारत की। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने एक बयान दिया विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को लेकर। एक आपत्तिजनक बयान दिया उन्होंने। बयान में उन्होंने कहा कि मैं नहीं समझता, मुझे नहीं पता कि क्या हुआ। मुझे नहीं लगता कि सुषमा स्वराज की उम्र ऐसी है जिसमें वो शर्मा जाएं, लेकिन ऐसा लगता है कि देश की राजनीति आड़े आ गई। ये बयान उन्होंने दिया उस वार्ता के संबंध में जो इन दोनों विदेश मंत्रियों के बीच में होने वाली थी न्यूयॉर्क में, जिसे भारत की तरफ से रद्द कर दिया गया था। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा की साइडलाइंस पर दोनों विदेश मंत्रियों के बीच एक बैठक प्रस्तावित थी, जिसे भारत ने जिस दिन अनाउंस किया ये बैठक होने वाली है, उसके एक दिन बाद ही रद्द कर दिया था, क्योंकि कश्मीर में एक पुलिस ऑफिसर की, एक पुलिस अधिकारी की नृशंस हत्या कर दी गई थी। और पाकिस्तान ने कश्मीरी आतंकवादी बुरहान वानी के नाम पर पाकिस्तान में एक स्टैंप जारी किया था। इसलिए भारत ने ये जो बैठक होने वाली थी इन दोनों नेताओं के बीच में, इन दोनों विदेश मंत्रियों के बीच में, उसे रद्द कर दिया था। इसके बारे में बात कर रहे थे महमूद कुरैशी जब उन्होंने सुषमा स्वराज को लेकर ये आपत्तिजनक बयान दिया। लेकिन ये बयान के बारे में हम क्यों चर्चा कर रहे हैं? क्योंकि करतारपुर कॉरिडोर जैसी जब घटनाएं होती हैं तो उम्मीद की किरण जागती है भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में क्या कोई बदलाव लेकर आएंगे ये कदम। और करतारपुर कॉरिडोर को भी शायद अब इसी तरह से समझना चाहिए कि वो एक उम्मीद की किरण भर ही है। उस उम्मीद की रोशनी कहीं पहुंचे, भारत पाकिस्तान के रिश्तों पर उसका प्रभाव पड़े, उससे पहले ही उस रोशनी को बुझा देने की कोशिशें शुरू हो जाती हैं। बयानबाजी होती है, इस तरह के घटनाक्रम सामने आते हैं कि उसका कोई ज़मीनी प्रभाव नहीं दिखाई देता है। ख़ास तौर पर अब ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में, क्योंकि प्रधानमंत्री जो वहाँ के हैं इस समय, इमरान खान, उन्हें ये लगातार चर्चा हो रही है कि कैसे वो पूरी तरह से सेना से प्रभावित हैं, सेना का उन पर पूरा असर है, सेना का दखल है उन्हें प्रधानमंत्री बनाने में। इसकी चर्चा लगातार होती रहती है और ये साफ तौर पर दिखता है कि कितना प्रभाव है सेना का इमरान खान पर। तो नहीं लगता कि इमरान खान खुद कुछ बहुत ज़्यादा कर सकते हैं भारत के साथ रिश्ते सुधारने को लेकर, जब तक कि सेना की तरफ से इसको लेकर कोई संकेत नहीं दिए जाते। इसी परिप्रेक्ष्य में ये समझा जा रहा था कि करतारपुर कॉरिडोर के दौरान जब शिलान्यास हुआ और वहाँ पर आर्मी चीफ पहुँचे पाकिस्तान के, कमर बाजवा, उनकी मौजूदगी को इस संकेत के तौर पर देखा गया कि सेना भी ये चाहती है कि भारत के साथ संबंध सुधरे, भारत के साथ खास तौर पर व्यापार सुधरे। इसमें पाकिस्तान की सेना का भी हित कहीं ना कहीं छिपा हुआ है और इस वजह से ही इमरान खान ने करतारपुर में बड़ा बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि हम शांति चाहते हैं, हमारे रिश्ते सुधर सकते हैं और ऐसा कोई भी मसला नहीं है, हमारे बीच में सिर्फ कश्मीर एक मुद्दा है, उसे सुलझाया जा सकता है अगर हम दोनों कोशिश करें। और पाकिस्तान की तमाम राजनीतिक पार्टियां और पाकिस्तान की सेना एक ही पेज पर हैं, यानी वो सब एक तरह से सोचते हैं, अलग अलग नहीं सोचते हैं। ये बयान उन्होंने दिया। लेकिन सुषमा स्वराज ने तभी साफ कर दिया था कि
करतारपुर कॉरिडोर को आप सिर्फ एक बहुत अच्छा कदम जो पाकिस्तान की तरफ से उठाया गया, भारत बहुत लंबे समय से इसे चाहता था और भारत ने इसे स्वीकार किया क्योंकि सिखों की ये बहुत बड़ी मांग थी, उनके लिए इसकी बहुत अहमियत है। लेकिन इसकी वजह से भारत पाकिस्तान के जो द्विपक्षीय रिश्ते हैं उन पर कोई असर नहीं पड़ने वाला तब तक कि पाकिस्तान आतंकवाद को नहीं खत्म करेगा। यही बात जनरल बिपिन रावत ने भी, भारत के आर्मी चीफ ने भी कही कि पाकिस्तान जब तक आतंकवाद को नहीं खत्म करेगा तब तक भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में सुधार नहीं आ सकता। जब तक पाकिस्तान जमीनी स्तर पर कुछ नहीं करता तब तक कोई बदलाव नहीं आएगा। इन बयानों के भारत पाकिस्तान के रिश्तों के संबंध में क्या मायने निकलते हैं? इन बयानों के सीधे तौर पर सिर्फ यही मायने निकलते हैं कि पाकिस्तान की आर्मी इस समय ये चाहती है कि कम से कम व्यापार सुधरे भारत और पाकिस्तान के बीच में, इसमें उनका हित भी शामिल है। चीन भी ये चाहता है कि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते सुधरें क्योंकि इसमें चीन का हित शामिल है, उसका जो आर्थिक हित है वो इसमें शामिल है क्योंकि पाकिस्तान में उनका बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है और वो चाहते हैं कि शांति रहे पाकिस्तान के पड़ोस में, पाकिस्तान के रिश्ते भारत के साथ सुधरें। भारत लेकिन यह साफ कर देना चाहता है कि पाकिस्तान करतारपुर कॉरिडोर खोलने के साथ जो दुनिया को संदेश दे रहा है, जो ग्रैंड स्टैंडिंग कर रहा है, इमरान खान की सरकार कर रही है कि हम बहुत अच्छे दिल के साथ आगे पेशकश कर रहे हैं और भारत कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है, भारत बातचीत नहीं करना चाह रहा है, ये संदेश पाकिस्तान देना चाहता है, इमरान खान देना चाहते हैं। लेकिन भारत सरकार ने इसे साफ किया है कि ये सिर्फ आपकी एक कोशिश है जिसका हमने स्वागत किया, लेकिन आप जमीनी स्तर पर आतंकवाद को लेकर कुछ नहीं कर रहे हैं, यानी असल मुद्दों पर बात नहीं कर रहे हैं। उन पर जब तक बात नहीं होगी तब तक रिश्ते नहीं सुधरेंगे। तो इसी वजह से करतारपुर को आप सिर्फ एक उम्मीद की किरण के तौर पर देख सकते हैं, एक बहुत अच्छी पहल के तौर पर देख सकते हैं, लेकिन उससे बहुत कुछ बदलेगा फिलहाल ऐसा नहीं दिखाई देता। और अब बात करते हैं देश की जीडीपी की, यानी सकल घरेलू उत्पाद की। जीडीपी क्यों चर्चा के केंद्र में है? आपने अब तक राजनीति, जाति, धर्म, क्षेत्रवाद, भाषा, इन तमाम मुद्दों के इर्द गिर्द होते देखी होगी और इस पर राजनीतिक बयानबाजी सुनी होगी। लेकिन आजकल जीडीपी पर चर्चा हो रही है। पी चिदम्बरम जीडीपी को लेकर बयान दे रहे हैं, बीजेपी को घेर रहे हैं। अरुण जेटली यानी वित्त मंत्री खुद आकर बयान दे रहे हैं जीडीपी पर। जीडीपी क्यों चर्चा के केंद्र में है? जीडीपी के जरिए आप किसी भी देश की जो अर्थव्यवस्था है उसको नापते हैं, उसको नापने का पैमाना जीडीपी होती है। भारत में हर 3 महीने पर, हर तिमाही पर जीडीपी के आंकड़े जारी किए जाते हैं। लेकिन अभी जीडीपी चर्चा में क्यों है? क्योंकि फरवरी 2015 में नए तय किए गए नए पैमानों के आधार पर जीडीपी को नापा जाएगा। 2004-05 की जगह 2011-12 के बेस ईयर से जीडीपी को नापा जाएगा। इसके लिए सुदीप्तो मंडल की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया। सुदीप्तो मंडल की जो कमेटी है उसने आंकड़े जारी किए। जब रिपोर्ट सामने आई तो उसमें आखिर के यूपीए के कार्यकाल को भी शामिल किया गया था। लेकिन यूपीए के जो कार्यकाल आखिर में शामिल किए गए थे, जो यूपीए सरकार के आखिर के कार्यकाल के साल थे, उनकी जीडीपी बढ़ गई थी। यानी पहले जो जीडीपी थी उससे इन नए मापदंडों के आधार पर जीडीपी बढ़ी हुई दिखाई दे रही थी। 10.3% तक, यानी डबल डिजिट तक पहुंच गई थी जीडीपी देश की, और इसे माना गया था कि ये गोल्डन पीरियड रहा देश की अर्थव्यवस्था के लिए मनमोहन सिंह सरकार के दौरान। लेकिन जब ये आंकड़े सामने आए तो उससे सरकार की फजीहत हुई, केंद्र सरकार पर सवाल पूछे जाने लगे, बीजेपी को इसको लेकर घेरा गया। तो ये कहा गया कि ये सिर्फ एक ड्राफ्ट रिपोर्ट है, यानी ये फाइनल रिपोर्ट नहीं है, इसको अभी और इस पर काम करने की जरूरत है। तब नीति आयोग के जो वाइस चेयरमैन हैं उन्होंने तब ये बयान दिया था कि ये आंकड़े बिल्कुल ठीक हैं, रिपोर्ट बिल्कुल ठीक है, लेकिन अभी हम और विस्तार से इस पर चर्चा कर रहे हैं, इसको और विस्तार से देख रहे हैं मापदंडों को। अब वो ये कह रहे हैं, अब जबकि नए आंकड़े जारी किए गए, संशोधित आंकड़े जारी किए गए हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि वो जो रिपोर्ट आई थी, जो सुदीप्तो मंडल की कमेटी ने जारी की थी, वो रिपोर्ट में कुछ कमियां थी जिन्हें अब दुरुस्त कर दिया गया है। अब हमने और वाइड स्पेक्ट्रम लिया है इकोनॉमी का, अर्थव्यवस्था का, और उसके तहत हमने मापदंड तय किए हैं। लेकिन हुआ क्या है? इसके बाद बयानबाजी शुरू हुई, नए आंकड़े जारी किए गए और उसके बाद जो फर्क आया, डबल डिजिट में जो यूपीए सरकार के दौरान जीडीपी पहुंच गई थी 10.3% तक, वो गिर गई 1.3% नीचे गिर गई, 8.5% पर ही पहुंच गई। उनके बाकी के जो कार्यकाल के जो जीडीपी थी वो भी कम हो गई, लगभग 1% का वहां पर भी फर्क पड़ा। और इसकी वजह से पी चिदम्बरम भड़क गए, उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि ये मजाक है, बल्कि एक भद्दा मजाक है, ये नहीं किया जाना चाहिए, इस पर राजनीति हो रही है। उन्होंने कहा कि सीएसओ को, नीति आयोग को बंद कर देना चाहिए क्योंकि एक बेकार
संस्था है। अरुण जेटली ने बयान दिया कि कांग्रेस पार्टी तब बहुत खुश हो रही थी, तब जबकि ये जो रिवाइज्ड आंकड़े हैं, संशोधित आंकड़े हैं, जब सुदीप्तो मंडल की कमेटी ने पेश किए थे, तो तब उन्होंने कहा था, क्योंकि यूपीए का तब जीडीपी बढ़ गया था उनके कार्यकाल के दौरान का, तो कांग्रेस पार्टी ने स्वागत किया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। लेकिन अब अगर ये आंकड़े जारी किए गए हैं तो वो इसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन ये जो आंकड़ों की जो बाजीगरी हो रही है, स्टैटिस्टिक्स की जो बाजीगरी हो रही है, उससे हो क्या रहा है? अभी एसबीआई ने एक रिपोर्ट जारी की है। एसबीआई की जो रिपोर्ट आई है उसमें एसबीआई ने कहा है कि उन्हें अपने बैंक का भी जो परफॉर्मेंस है उसको भी रिवाइज करना पड़ेगा नए जीडीपी आंकड़ों के तहत। और इससे क्या होता है? इससे विश्वसनीयता पर सवाल उठते हैं, विश्वसनीयता सवालों के घेरे में आती है। तो जो बड़ा सवाल है इन जीडीपी के आंकड़ों पर जो राजनीति हो रही है वो की जा सकती है, लेकिन जो बड़ा सवाल उठता है वो क्रेडिबिलिटी का है, यानी विश्वसनीयता का है सबसे पहले। उसके बाद ट्रांसपेरेंसी का है, यानी पारदर्शिता बरती जानी चाहिए थी। किस तरह से किया जा रहा है संशोधन जीडीपी के आंकड़ों को? में बेस ईयर बदला गया है, 2004-05 की जगह 2011-12 किया गया है, और बेस ईयर को बदलने के तहत ही जीडीपी के आंकड़े बदले हैं। लेकिन जो पैमाने तय किए गए हैं, किस तरह से जीडीपी को उसका आकलन किया जाएगा, उसमें भी बदलाव किया गया है। तो पारदर्शिता बरतनी चाहिए थी। खासतौर पर विश्वसनीयता पर सवाल उठते हैं, क्योंकि अभी अगर आपके देश में आकर कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है और फिर आप जाकर बैक डेट से पीछे से संशोधित कर देते हैं जीडीपी को, जो कि पहले कभी नहीं हुआ, तो सवाल उठते हैं। ये क्रेडिबिलिटी का बड़ा सवाल है, खासतौर पर देश की अर्थव्यवस्था के लिए। तो ऐसा इस वजह से नहीं करना चाहिए। अगर किया जा रहा है तो पारदर्शिता बरतनी चाहिए। ऐसा इससे पहले नहीं हुआ है, पहली बार इस तरह से बदला गया है। इस पर राजनीति जमकर हो रही है, आंकड़ों की बाजीगरी हो रही है। आपको बता दें किस तरह से आंकड़ों की बात की जा रही है। 2010-11 में 8.5% रह गई है यूपीए सरकार के दौरान जो जीडीपी, जो 10.3% थी। 2005, 6 और 6-7 में 9.3 से घटकर 7.9 और 8.1 ही रह गई है जीडीपी। तो इस तरह की जो आंकड़ों में बदलाव है वो देखने को मिल रहे हैं और राजनीति जमकर हो रही है। देश भर से किसान दिल्ली आए। 200 संगठनों के बैनर तले बड़ी संख्या में किसान दिल्ली पहुंचे। 2 दिन तक दिल्ली में रहे, धरना प्रदर्शन किया। जब उनका धरना प्रदर्शन खत्म हुआ तो उसमें तमाम राजनीतिक पार्टियां भी पहुंची और यहां पर जाकर अपनी राजनीति भी उन्होंने जमकर चमकाई। राहुल गांधी पहुंचे, अरविंद केजरीवाल, फारूक अब्दुल्ला, शरद पवार, ये तमाम नेता पहुंचे। लेकिन शरद पवार ने यहां यह नहीं बताया कि वो कितने लंबे समय तक कृषि मंत्री रहे और उन्होंने क्या कृषि नीति बनाई। अगर वो एक बेहतर कृषि नीति बनाकर जाते तो किसानों की यह हालत नहीं होती। उन्हें अब की सरकार से यह मांग नहीं करनी पड़ती कि उनके लिए एक बेहतर नीति बनाई जाए। किसानों की मांग यह है कि किसान हर स्तर पर पिस रहा है, उसे उपज का मूल्य नहीं मिल रहा है। समर्थन मूल्य सरकार की तरफ से बढ़ाया जाता है, बढ़ाए जाने के दावे किए जाते हैं, लेकिन किसान को उसका जमीनी स्तर पर कोई फायदा नहीं मिल रहा है। कर्ज के बोझ के तले वो दबा हुआ है। जो उपज में वो लागत लगा रहा है वो लागत भी उसको नहीं मिल रही है। लागत की कीमत बढ़ती जा रही है, यानी बिजली, पानी, बीज, इन तमाम चीज़ों में जो वो लागत लगाता है उनकी कीमत बढ़ रही है। इसको कम किए जाने की ज़रूरत है। तो किसान इन तमाम मांगों को लेकर दिल्ली पहुंचे थे। समाधान उन्हें यहाँ से कुछ मिला नहीं है। उनकी मांग यही है कि किसान को केंद्र में रखकर नीति बनाई जाए। देखना यह है कि ये किसान जो संगठित हो रहे हैं और जो गांवों में ये आंदोलन देखने को मिल रहा है, अलग अलग बैनर तले बड़ी संख्या में अगर किसान इस तरह से आंदोलनरत रहेंगे तो क्या वो राजनीतिक पार्टियों के नीति निर्धारण में केंद्र में आएंगे या नहीं, क्या उनको लेकर वाकई को नीति बनेगी या नहीं। क्योंकि किसान ये कह रहे हैं कि वो टमाटर जिस दाम पर बेच रहे हैं और हम जिस दाम पर खरीद रहे हैं उसमें बहुत अंतर है। उनको उनकी उपज का मूल्य नहीं मिल रहा है और आम व्यक्ति जो जाकर बाजार से सब्जी खरीदता है, फल खरीदता है, दूध खरीदता है, उसे महंगे दामों पर ये तमाम चीज़ें मिल रही हैं। तो इसके बीच में सामंजस्य बिठाने की ज़रूरत है। कृषि नीति को ठीक करने की ज़रूरत है जो अभी तक नहीं हो रहा है। फौरी राहत भी उन्हें देने की ज़रूरत है कर्ज माफ़ी के ज़रिए, और जो फौरन राहत है वो समर्थन मूल्य को किसानों को मिल पाए, इसको सुनिश्चित करने के बाद किया जा सकता है। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। तमाम मांगे उन्होंने दिल्ली में रखी अपने धरना प्रदर्शन के दौरान। तो उम्मीद करते हैं कि किसान तक पहुंचेगी सरकार की नीतियां और राजनीतिक पार्टियों की राजनीति के केंद्र में किसान आएगा। उसको लेकर बात बहुत होती है लेकिन वाकई जमीन पर कुछ नहीं होता। पॉलिटिकल अड्डा में आज के लिए इतना ही। आपके साथ मैं सुमेरा खान।